हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रजिस्टर्ड डीलर के केस में GST 3B को किस प्रकार से फिल किया जाता है और इसे किस प्रकार से अपलोड किया जाता है। तो देखिए, इस वीडियो को हम क्या करेंगे, फुल डिटेल में देखेंगे, यानी कि रिटर्न को फाइल करने से लेके रिटर्न को अपलोड करने तक। देखिए, 3B को फाइल करते समय 2A एंड 2B का जो डेटा होता है, यानी कि ITC का जो डेटा होता है, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस हमें प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, हम उस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं लेटेस्ट मई मंथ का, तो चलिए इसे किस प्रकार से फिल किया जाता है और इसे किस प्रकार से अपलोड किया जाता है आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, gst.gov.in इस वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा और राइट साइड में टॉप में एक ऑप्शन दिया हुआ है लॉगिन, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो देखिए, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करके आपको लॉगिन कर लेना होगा। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए, लॉगिन करने के बाद जीएसटी की पोर्टल को जिस प्रकार की दिखाई देगी और यहाँ पर आपकी समरी दिखाई देगी, आपने जो भी रिटर्न्स फाइल किया है या फिर आपको जो भी रिटर्न्स फाइल करने का है। और उसके थोड़ा नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है रिटर्न डैशबोर्ड, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर एंड पीरियड, मतलब हमारा रिटर्न कौन से पीरियड का है। जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 21, 22 एंड हमारा क्वार्टर हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून, और हम फाइल करने वाले हैं मई मंथ की GST 3B। और इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद हम यहाँ पर सर्च इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, सर्च इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने भी GST के रिटर्न्स एप्लीकेबल है यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि हमारे इस केस में GST 1 एंड GST 3B एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर हमें GST 1 एंड 3B दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ 2A 2B ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं सिस्टम द्वारा। तो यह दोनों रिटर्न भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि GST के रिटर्न्स होते हैं जो हमें फाइल करना होता है, इसका ऑर्डर किस प्रकार से होता है, यानी कि कौन सा रिटर्न कब फाइल करना होगा। देखिए, GST में सबसे पहले GST 1 यानी कि सेल्स की रिटर्न को फाइल किया जाता है और इसकी ड्यू डेट होती है 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और इसके ठीक 2 दिन बाद क्या होता है 2A एंड 2B, यानी कि 2A का मतलब होता है कि परचेज डिटेल्स एंड 2B का मतलब होता है कि ITC का स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है, यानी कि 13th एंड 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को क्या होता है 2A एंड 2B जनरेट होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं 3B को फाइल करते हैं और इसकी ड्यू डेट होती है 20 एंड 22, और ये डिपेंड करता है आपका स्टेट कौन सी कैटेगरी में आता है। GST में इंडिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। तो देखिए, जो मैंने ड्यू डेट्स बताया हूँ नॉर्मल केस में बताया हूँ, वायरस के केस में या एक्सटेंडेड डेट में कुछ और डेट्स हो सकती है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने समझा है कि सबसे पहले GST 1 को फाइल किया जाता है, बाद में 2A 2B जनरेट होती है, फिर बाद में 3B को फाइल किया जाता है। तो ये एक GST रिटर्न फाइल करने का ऑर्डर है। अब हमें GST रिटर्न फाइल करने से पहले कौन कौन से डेटा का कैलकुलेशन करना है, यानी कि हमें कौन सा डेटा यहाँ पर प्रिपेयर करके रखना है। देखिए, किसी भी मंथ की GST की रिटर्न्स फाइल करने से पहले हमें एक्चुअल सेल्स एज पर इनवॉइसेस, फिर बाद में एक्चुअल परचेज एज पर इनवॉइसेस, फिर बाद में आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, इस प्रकार से GST का टैक्स कैलकुलेशन कर लेना है। और टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद हमें वहां पर देखना है कि क्या हमें टैक्स पेएबल है या हमारे पास अवेलेबल एक्सेस ITC है। तो इस प्रकार से हमें इसका भी कैलकुलेशन करके रख लेना है। अब हम क्या करेंगे, GST 3B को ओपन कर लेंगे। तो देखिए, GST 3B नीचे दी हुई से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ब्लू कलर में एक मैसेज दिखाई देगा। अगर से आपकी GST 3B नील है तो यहाँ पर S सेलेक्ट करना होगा, नहीं है तो आपको नो करके नेक्स्ट करना होगा। हमारे केस में नहीं है तो हम नो सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन पर करने के बाद यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड समरी आ चुकी है GST 3B के लिए। तो देखिए, यहाँ पे जो मैसेज दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि GST 1 में जो हमने सेल्स दिखाई है वह सेल्स क्या होगी, आपके GST 3B में प्रीफिल्ड हो जाएगी। दूसरा, GST 2B में जो ITC दिखाई दे रहा है वहां की ITC भी यहाँ पर क्या होगी GST 3B में ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो जाएगी। इस प्रकार का यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसे क्लोज कर लेते हैं। तो देखिए, GST 3B में हमें सिर्फ 5 कॉलम को फिल करना है। तो देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले कॉलम से, यानी कि सेल्स की डिटेल्स। तो चलिए इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, हमने कॉलम 1 को ओपन कर लिया है। तो देखिए, यहाँ पर एक मैसेज दिखाई दे रहा है टॉप में। इसका मतलब ये है कि GST 1 में हमने जो सेल्स दिखाई दी है वहां की सेल्स यहाँ पर प्रीफिल्ड हो चुकी है। यहाँ पे इस प्रकार का मैसेज दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पे एक कॉलम में देखिए 45,000 रुपए की टोटल टैक्सेबल वैल्यू है और CGST SGST टैक्स दिखाई दे रहा है 2950 2950। तो देखिए, यहाँ पर जो सेल दिखाई दे रही है यह सेल GST 1 से प्रीफिल्ड हो चुकी है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको GST 1 को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर GST 1 है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो देखिए, GST 1 को हमने ओपन कर लिया है। तो देखिए, आपकी जो भी B2B की सेल्स है तो यहाँ पर दिखाई देगी, B2C में लार्ज है तो यहाँ पर दिखाई देगी। हमारे इस केस में नहीं है, हमारे इस केस में B2C है, तो हम सीधा नीचे की ओर जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे B2C दिया हुआ है, हमने B2C
उसे एंटर भी किया है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे B2C में जितनी भी सेल्स दिखाई दे रही है GS1 में, और यही सेल्स के फिगर्स क्या हो गए GS3B में प्रीफिल्ड हो चुके हैं। तो चलिए हम फिर से GS3B को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए GS3B को ओपन करने के लिए आपको फिर से स्टार्टिंग से वही प्रोसीजर फॉलो करना होगा, और यहाँ पर मैंने GS3B को ओपन कर लिया हूँ। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में जो सेल्स की डिटेल्स दिखाई दे रही है ये इंपोर्ट हो चुकी है GS1 से। तो देखिए यहाँ पर जो सेल्स दिखाई दे रही है हम इसे कम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। क्या हम इसे बढ़ा सकते हैं? भला कोई क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि इससे लायबिलिटी बढ़ जाएगी। देखिए अगर आपको किसी प्रकार का सेल्स में एडजस्टमेंट करना है तो आपको GS1 फाइल करते समय ही आपको करना होगा, GS3B फाइल करते समय आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यह तो हो गया टैक्सेबल सप्लाईज। अब उसके थोड़ा नीचे जीरो रेटेड सप्लाई है, नील रेटेड सप्लाई है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, फिर RCM का है, नॉन GST सप्लाई है। अगर से आपके केस में यह सप्लाई होती है और आप GS1 में फाइल करते हैं तो इनकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर प्रीफिल्ड हो जाएगी। जैसे कि हमारे केस में नहीं है तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए इसे कंफर्म कर लेते हैं। देखिए जो हमारा पहला कॉलम है कंफर्म हो चुका है। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं 3.2 यानी कि सेकंड कॉलम की ओर। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे कर्सर को रखा है तो यहाँ पे एक मैसेज दिखाई दे रहा है, डिटेल्स ऑफ इंटरेस्टेड सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड UIN होल्डर्स। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। अगर से हमने इंटरेस्टेड सप्लाई किया है अनरजिस्टर्ड पर्सन को या फिर कंपोजिशन डीलर को या फिर UIN होल्डर्स को, तो यहाँ पर हमसे क्या कर रही है गवर्नमेंट, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स पूछ रही है। देखिए ये सभी सेल्स ऑलरेडी जो हमने कॉलम 1 देखा है उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यहाँ पर सिर्फ डिटेलिंग के लिए इन्फॉर्मेशन पूछ रही है गवर्नमेंट। अगर से आपके केस में है सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंटरेस्टेड सप्लाई, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि हम ले लेते हैं गुजरात, और गुजरात को हम सेल करते हैं 3,50,000 रुपये का 12% का, तो इसका हो जाएगा टैक्स 42,000। तो इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं अगर से आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटरेस्टेड सप्लाई की है। तो ठीक इसी तरह आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को कर सकते हैं, बाद में UIN होल्डर्स को भी कर सकते हैं। तो हमारे इस केस में नहीं है तो हम इसे रिमूव कर देते हैं और इसे कैंसिल कर लेते हैं। अगर से रहता तो हम इसे कंफर्म कर लेते थे। तो देखिए इस प्रकार से हमने क्या किया, कॉलम 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एलिजिबल ITC ये जो थर्ड कॉलम है हम इसे छोड़ देते हैं। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट नीचे और एक कॉलम दिया हुआ है कॉलम 4। देखिए सबसे पहले आपको समझना है इनवर्ड सप्लाईज का मतलब होता है परचेजेस, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है सेल्स। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एग्जेम्प्ट नील एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज। इसका मतलब क्या है, इनवर्ड सप्लाईज का मतलब क्या है, परचेजेस। तो इन सभी परचेज की डिटेल्स हमें यहाँ पर एंटर करना होगा, चाहे वो इंटरेस्टेड हो या इंट्रास्टेड हो। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए अगर से आप परचेस करते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई या कंपोजिशन डीलर से, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्टेड एंड इंट्रास्टेड में आपको उसका अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह नॉन GST सप्लाई में भी आपको ऐड करना होगा। तो हमारे इस केस में नहीं है, आपके इस केस में है तो आप एंटर कर सकते हैं या फिर कंफर्म कर सकते हैं। चलिए इसे कैंसिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, कॉलम नंबर 4 को भी कंप्लीट कर दिया है। अब बढ़ते हैं मेन मुद्दे की बात, एलिजिबल ITC यानी कि थर्ड कॉलम की। तो देखिए यहाँ पर सेंट्रल टैक्स 35,399 दिखाई दे रहा है और 35,399 स्टेट टैक्स दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ओपन करने के बाद यहाँ पे टॉप में एक मैसेज दिखाई दे रहा है। इस मैसेज का मतलब है कि जो भी ITC दिखाई दे रही थी 2B में, वो ITC यहाँ पे प्रीफिल्ड हो चुकी है, यानी कि 35,399 CGST एंड SGST का टैक्स है GST 2B से प्रीफिल्ड हो चुकी है। देखिए यहाँ पे ITC अवेलेबल दिया हुआ है। अगर से आपके केस में इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड RCM एंड इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम ISD है तो यहाँ पर दिखाई देगी। तो हमारे इस केस में या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 एप्लीकेबल होता है, ऑल अदर ITC। जैसे कि हमें पता है कि जो यहाँ पर अमाउंट दिखाई दे रहा है GST 2B से प्रीफिल्ड हुआ है। और उसके थोड़ा नीचे अगर से हम देखते हैं तो अगर से आपके किसी प्रकार के परचेस रिटर्न्स होते हैं या फिर किसी प्रकार से आप परचेस को वापस कर देते थे तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स दिखाई देगी। और उसके थोड़ा नीचे यहाँ पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में यहाँ पर जो भी आपकी ब्लॉक्ड ITC होती है। देखिए ब्लॉक्ड ITC का मतलब होता है कि हम परचेस करते हैं और GST भी पे करते हैं, बट उसका GST का जो ITC होता है हम उसका बेनिफिट नहीं ले सकते, उसे कहा जाता है ब्लॉक्ड ITC। अगर से उस प्रकार की ITC रहती है तो आपको यहाँ पे इस कॉलम में एंटर करना होगा। तो चलिए इन डिटेल्स को कंफर्म कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, GST 2A क्या होता है और GST 2B क्या होता है हम उसे समझेंगे। तो इसके लिए आपको फिर से रिटर्न के मेन डैशबोर्ड पर चले जाना होगा और 2A 2B आपको ओपन कर लेना होगा। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। 2A का मतलब होता है कि जो हमारे परचेजेस होती है, यहाँ पे सभी परचेज की डिटेल्स होती है। जैसे कि हम इन परचेस इनवॉइस में जो भी डिटेल्स होती है, जैसे कि इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, पार्टी का नाम, GST नंबर और टैक्सेबल वैल्यू, GST का अमाउंट, तो इस प्रकार की पूरी परचेज की डिटेल्स होती है। और 2B का मतलब होता है कि जो भी आपका इनपुट टैक्स होता है इस 2B
में आपको दिखाई देता है। GST 2B में जो भी इनपुट टैक्स दिखाई देता है वही इनपुट टैक्स हमें प्रीफिल्ड होता है हमारा GST 3B में। इसका मतलब यह है कि GST 2B में जो ITC दिखाई देती है GST 3B में हम उतना ही ITC क्लाइम कर सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, GST 2B में जितना ITC होता है उतना ही ITC हम GST 3B में ले सकते हैं। अगर से हम कुछ एक्सेस लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम 5% ऑफ द GST 2B में जो ITC दिखाई दे रहा है उतना ही ले सकते हैं। अगर से हम उससे ज्यादा लेंगे तो वहां पर एक रेड कलर में वायलेशन का एक मैसेज दिखाई देगा अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 4 में। अब हम क्या करेंगे, 2A का जो डेटा है इसे देखते हैं, इसमें कौन कौन सी डिटेल्स है। तो देखिए 2A के डेटा में आपको क्या करना होगा, B2B इनवॉइसेस को आपको क्लिक करना होगा। अगर से आपके डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है या फिर कुछ B2B इसमें चेंजेस है तो आप इनके नीचे भी जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं आप इसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। बट हमारे इस केस में हम क्या करेंगे, B2B देखेंगे क्योंकि हम परचेजेस को देखना चाहते हैं, तो इसे क्लिक करते हैं। तो देखिए हमने जो भी परचेजेस की है इन पार्टीज से, उन पार्टीज ने क्या किया है, GST 1 को फाइल किया है। GST 1 को फाइल करने के बाद क्या हुआ है, यहाँ पर जितने भी परचेज की डिटेल्स है यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर से आपका डेटा ज्यादा रहता है तो आपको क्या करना है, इस फाइल को आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। देखिए राइट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ और ऑलरेडी वर्किंग भी करके रखा हूँ, तो मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ। देखिए डाउनलोड करने के बाद GST 2A का डेटा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो आपको क्या करना होगा, वर्किंग करना होगा। कुछ इस प्रकार से आपको वर्किंग करना होगा, जो भी फॉर्मेट आपको सूटेबल होता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, कंपेयर करना है। आपके जो परचेज बिल है उसमें जितना ITC है उतना ITC यहाँ पे 2A में दिखाई दे रहा है नहीं। जैसे कि मेरे इस केस में देखिए यहाँ पे टैक्स मैच हो चुका है, यानी कि जितने भी मैंने परचेस किया था वो सभी की परचेस की डिटेल्स यहाँ पे 2A में दिखाई दे रही है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 2B की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम 2B को ओपन कर लेंगे। तो देखिए 2B में भी यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है ऑल अदर ITC फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। तो देखिए हमारे इस केस में CGST एंड SGST दिया हुआ है 35,399 और यही ITC एक्सपोर्ट हो चुका था GST 3B में और यही सेम फिगर्स वहीं पर दिखाई दे रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि जो GST 2B में ITC होता है वही ITC हम GST 3B में ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अगर से आपका डेटा ज्यादा रहता है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड एक्सेल। आपको इसे डाउनलोड करना है और इसके लिए कुछ वर्किंग कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हूँ और इसे वर्किंग भी कर लिया हूँ। तो देखिए डाउनलोड करने के बाद GST 2B कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे B2B वाला ओपन कर लेना होगा और B2B को ओपन करने के बाद देखिए मैंने इसे साइड में मूव करके वर्किंग किया हूँ और वर्किंग करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे टोटल एग्रीगेट कर लिया हूँ। आपको क्या करना है, 2A का डेटा, 2B का डेटा एंड एक्चुअल परचेज, इन सभी परचेज की डिटेल्स को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आपको प्रोसीड करना है GST 3B में। तो देखिए मेरे इस केस में क्या है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। मैं आपको इस डिफरेंस को भी समझा देता हूँ। तो देखिए ओवरऑल आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, परचेज की डिटेल्स एज पर इनवॉइसेस आपको एंटर करके रख लेना है। उसमें कितना ITC है, CGST का, SGST का एंड SGST का, आपको इस प्रकार से कैलकुलेशन करना है। दूसरा आपको 2A एंड 2B को डाउनलोड करना है और उसकी भी वर्किंग कर लेना है और वहां पर भी हमें CGST, SGST कितना है और इन तीनों की डिटेल्स को हमें कंपेयर करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक कंप्यूटेशन का स्टेटमेंट बना के रखा हूँ। जैसे कि इस मई मंथ के रिटर्न में देखिए 2A में CGST इतना टैक्स दिखाई दे रहा है 31,146 एंड SGST भी उतना ही दिखाई दे रहा है और इसका टोटल इतना हो जाएगा। और उसके नीचे देखिए 2B में इतना 35,399 CGST एंड SGST टैक्स दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको एक डाउट आना चाहिए कि 2A एंड 2B का जो डेटा है यानी कि जो GST का टैक्स है सेम होना चाहिए, बट ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। देखिए 4,254, तो इसके पहले की अप्रैल मंथ की रिटर्न में क्या हुआ था, GST 1 को क्या किया था, स्वाति एजेंसी यानी कि हमने जिससे माल खरीदा था तो उस पार्टी ने क्या किया था, GST 1 का जो रिटर्न था लेट फाइल किया था। तो लेट फाइल करने से क्या होगा, उसका डेटा 2A में दिखाई देगा, 2B में नहीं दिखाई देगा। देखिए अगर से कोई पार्टी अगर से लेट रिटर्न फाइल करती है तो वहां पर क्या होता है, आपको ITC का बेनिफिट इस मंथ में नहीं मिलता है, नेक्स्ट मंथ में मिलता है। अप्रैल मंथ में मैंने क्या किया था, जो एक्सेस 5% हम जो अवेल करते हैं उस बेनिफिट को अवेल नहीं किया था, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ऐसे छोड़ने से क्या होता है, जो अप्रैल मंथ का ITC था वो नेक्स्ट मंथ में हमें मिलेगा। तो यही हुआ है मेरे साथ। देखिए अब हम बात करेंगे जो 5% ऑफ द टोटल ITC जो क्लाइम करते हैं अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 4 में। अब यह कब अप्लीकेबल होता है, जैसे कि मान के चलते कि हम किसी पार्टी से परचेस करते हैं और वो पार्टी रिटर्न फाइल ही नहीं करती है, पहली कंडीशन। दूसरा, हम पार्टी के पास परचेस करते हैं बट वो पार्टी क्या करती है, GST 1 का जो रिटर्न होता है लेट रिटर्न फाइल करती है।
तो उस केस में क्या होता है, जो लेट फाइलिंग की रिटर्न्स की आईटीसी होती है 2B में दिखाई नहीं देती, यानी कि 3B में हम उस आईटीसी को नहीं ले सकते हैं, नेक्स्ट मंथ में ही ले सकते हैं। बट अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 4 में हम क्या कर सकते हैं, 5% ऑफ द टोटल आईटीसी ऑफ द 2B, यानी कि देखिए 2B में जो आईटीसी दिखाई दे रहा है उसका 5% तक हम ले सकते हैं। जैसे कि हमारे इस केस में 2B में मई मंथ की आईटीसी कितनी है, 70,799 है और इसका 5% हो जाएगा 3,540। इसका मतलब अगर हम एक्सेस आईटीसी लेना चाहते हैं इस मंथ में तो जीएसटी 2B में ऑलरेडी जो दिखाई दे रहा है 70,799, इसको तो लेगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3,540 का जो दिखाई दे रहा है इतना ही एक्सेस ले सकते हैं। बचे वाला जो 95% है आपको नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा, यानी कि जून के मंथ में मिल जाएगा। आई होप आपको यह 5% का जो एक्सेस आईटीसी क्लाइम करने का कॉन्सेप्ट है वो अभी क्लियर हो चुका होगा। अगर से मान के चलते कि हम 5% को क्लाइम नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो देखिए अगर से हम 5% को क्लाइम नहीं करते तो इस मंथ की आईटीसी क्या होगी, आपको नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी कि आपको नेक्स्ट मंथ में आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनली आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी जीएसटी 1 को फाइल कर दिया हूँ मई मंथ की, और उस रिटर्न में कितना है हमारा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 2,950 और देखिए मई मंथ में आईटीसी 2B में, देखिए मई मंथ में आईटीसी 2B की बात कर रहा हूँ 35,399 है और इसका ओपनिंग बैलेंस अप्रैल मंथ का ऑलरेडी है 11,442। तो देखिए इसका टोटल हो जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी में 46,841 और इसका नेट बैलेंस यानी कि एक्सेस आईटीसी हमारे पास कितना आ रहा है 43,891 सीजीएसटी में आईजीएसटी में। जब हम जीएसटी 3B का रिटर्न अपलोड करेंगे फाइनली, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है वहां पर हमें इतना बैलेंस दिखाना चाहिए, अदरवाइज हमारे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। तो चलिए हम बढ़ते हैं जीएसटी 3B की ओर। तो देखिए मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। इस केस में हमने क्या किया, जीएसटी 1 के डेटा को देखा है, बाद में 2A के डेटा को देखा है, 2B को देखा है, फिर बाद में एक्चुअल परचेजेस एज पर इनवॉइस है उसको देखा है, बाद में जो 5% का एक्सेस आईटीसी किस प्रकार से क्लाइम किया जाता है उसको देखा है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी डिटेल्स की हेल्प से क्या करेंगे, जीएसटी 3B को फाइल करेंगे। तो चलिए 3B को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहले कॉलम में जो सेल्स की डिटेल्स दिखाई दे रही है जी एज पर जीएसटी 1 है और ये डिटेल हमारी करेक्ट है, हमने ऑलरेडी क्रॉस चेक करके देख लिया है। और दूसरे कॉलम में हमने क्या किया है, इंटरस्टेट सप्लाईज की जो एक्स्ट्रा डिटेल्स होती है उसे भी हमने समझा है। और चौथे कॉलम में हमने क्या किया है, जो इनवर्ट सप्लाई होती है, परचेजेस होती है, नील रेटेड एग्जम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाई, हमने उसे भी समझा है। और इसके साथ ही साथ हमने क्या किया है, एलिजिबल आईटीसी यानी कि हम कितनी आईटीसी के लिए एलिजिबल है उसे भी हमने समझा है। तो चलिए हम और एक बार इस कॉलम 3 यानी कि एलिजिबल आईटीसी को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए मैंने वर्किंग्स में आपको बताया था कि 5% ऑफ द टोटल आईटीसी ऑफ द 2B हम क्लाइम कर सकते हैं। तो अगर हम उससे ज्यादा करते हैं तो यहाँ पे रेड कलर में मैसेज दिखाई देगा। तो चलिए मैं इसे भी प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ। तो देखिए 2B में इतना दिखाई दे रहा है एंड 5% इतना हो चुका है। तो देखिए हम 5% को ऐड करने के बाद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में मैक्सिमम कितना ऐड कर सकते हैं, 37,169। अगर से हम इससे ज्यादा ऐड करते हैं तो वहाँ पे एक मैसेज दिखाई देगा। तो चलिए इसे एंटर कर लेते हैं। देखिए 37,169 को मैंने ऐड किया हूँ। तो देखिए यहाँ पर किसी प्रकार का रेड कलर में मैसेज नहीं दिखाई दे रहा वार्निंग का। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक्सेस आईटीसी को ऐड करूंगा। जैसे कि मान के चलते हैं कि 37,171। तो देखिए यहाँ पर रेड कलर में मैसेज दिखाई दे रहा है, केवल 2 रुपीज बढ़ाने से, सिर्फ 2 रुपीज बढ़ाने से यहाँ पर रेड कलर में मैसेज दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे टॉप में मैसेज आ चुका है, जो आप आईटीसी एक्सेस क्लाइम कर रहे हैं इन कॉन्ट्रावेंशन टू द रूल सेक्शन 36 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इसका मतलब हम मैक्सिमम आईटीसी सिर्फ 5% ऑफ द टोटल आईटीसी ऑफ द 2B में जो दिखाई दे रहा है करंट मंथ में उतना ही कर सकते हैं। उससे हम 1 रुपये या 2 रुपये बढ़ाएंगे तो वहां पर आपको रेड कलर में मैसेज दिखाई देगा। तो हमारे इस प्रेजेंट केस में किसी प्रकार का एक्सेस आईटीसी नहीं है, सभी डिटेल्स मैच हो चुकी है। तो मैं क्या करूंगा, जो एक्चुअल डिटेल्स है वही लूंगा। तो चलिए इसे मैं कैंसिल कर लेता हूं। तो अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी एंड लेट फी ऑन लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। तो चलिए इस 5वें कॉलम को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉलम दिए हुए हैं, पहला इंटरेस्ट के लिए, दूसरा लेट फी के लिए। देखिए इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप किसी भी प्रकार का जीएसटी का जो पेमेंट होता है आप लेट करते हैं, चाहे वो करंट मंथ का हो या प्रीवियस मंथ का हो, तो यहाँ पर आपको खुद से कैलकुलेट करके आपको एंटर करना होगा, नहीं करेगा तो आपको नोटिस आ जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉलम की लेट फीस। तो देखिए लेट फीस का मतलब होता
है कि अगर से आप जीएसटी के रिटर्न्स लेट फाइल करते हैं, चाहे वो करंट मंथ के हो या प्रीवियस मंथ के हो, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली जीएसटी की जो लेट फी है सीजीएसटी, एजीएसटी एंड एसजीएसटी में यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो जाएगी। आप यहाँ पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते या फिर आप किसी प्रकार का एंटर भी नहीं कर सकते। अब रही अगर से आपका नील रिटर्न रहता है तो आपको 10 रुपीज़ पर एक्ट के हिसाब से आपको देना पड़ता है, जैसे कि सीजीएसटी के लिए 10 रुपीज़ एंड एसजीएसटी के लिए 10 रुपीज़, तो हो जाएगा 20 रुपीज़ पर डे इनके सब नील फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर से आपका नील रिटर्न नहीं होता है तो 25 रुपीज़ पर एक्ट के हिसाब से आपको 50 रुपये पर डे आपको पे करना पड़ता है पर जीएसटी रिटर्न में। इंटरेस्ट एंड लेट फीस को पे करने के लिए हम कहाँ से पे कर सकते हैं, हम सिर्फ पे कर सकते हैं कैश लेजर से, क्रेडिट लेजर से हमसे पे नहीं कर सकते। अगर से मान के चलते कि आपके कैश लेजर में बैलेंस नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको पेमेंट करना होगा बैंक से पेमेंट करने के बाद कैश लेजर में अमाउंट ऐड करना होगा, ऐड करने के बाद इंटरेस्ट एंड लेट फीस को आपको पे करना होगा। अगर से आपके इस केस में इंटरेस्ट एंड लेट फी रहती है तो आपको पेमेंट करना ही होगा, पेमेंट करने के बाद ही आप जिस जीएसटी 3B को फाइल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। जैसे कि हमारे इस प्रेजेंट केस में ना ही इंटरेस्ट है ना ही लेट फी है, तो हम इसे कर लेते हैं कंफर्म। तो देखिए इस प्रकार से हमने क्या किया है, सेल्स की डिटेल्स को कंफर्म किया है, बाद में जो आईटीसी है आईटीसी को कंफर्म किया है, बाद में हमने क्या किया, इंटरेस्ट एंड लेट फी को भी कंफर्म किया है। और पूरी तरह से कंफर्म करने के बाद आपको नीचे की ओर ड्रैग करना होगा, और ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सेव जीएसटी 3B इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रीव्यू ड्राफ्ट जीएसटी 3B, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना होगा। तो देखिए डाउनलोड हो चुकी है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने सेल्स में दिखाया था 45,000 रुपये, और यहाँ पे सीजीएसटी एजीएसटी का टैक्स भी दिखाई दे रहा है, और इसके साथ जो ऑल अदर आईटीसी है 35,399 सीजीएसटी एजीएसटी का, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो डिटेल्स है करेक्ट है, एक्यूरेट है। तो हम इसे क्लोज कर लेते हैं, और क्लोज करके फिर से जीएसटी 3B में आ जाते हैं। और करने के बाद देखिए यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रोसीड टू पेमेंट, इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। देखिए इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके जो भी कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर में जो भी बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट मंथ का जो 2B में डेटा दिखाई दे रहा था, उसका पूरा एग्रीगेट टोटल यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि हमारे इस केस में कैश बैलेंस कुछ भी नहीं है, यानी कि कैश लेजर में किसी प्रकार का बैलेंस नहीं है। देखिए हमारे इस केस में क्रेडिट लेजर में 46,841 सीजीएसटी टैक्स है एंड एसजीएसटी टैक्स भी है। तो देखिए मैं आपको फिर से कैलकुलेशन की ओर लेके चल जाता हूँ। तो देखिए हमारे इस कैलकुलेशन में 46,841 है, यानी कि हमने जो कैलकुलेशन किया है एकदम करेक्ट किया है, और यही वैल्यूज हमें दिखाई दे रही है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, यानी कि जीएसटी के पोर्टल में। तो चलिए फिर से जीएसटी के पोर्टल पर चले जाते हैं, और आपको थोड़ा नीचे ड्रैग करना होगा। तो देखिए इस कॉलम को समझने के लिए आपके पास थोड़ा जीएसटी का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि जीएसटी के टैक्सेस को किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाता है या फिर किस प्रकार से सेट ऑफ किया जाता है। देखिए ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो देखिए मैं इस टॉपिक पर बाद में सेपरेट वीडियो बना डालूंगा। देखिए यहाँ पर ओवरऑल समरी बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलते कि आपकी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी है सीजीएसटी की, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपके पास इनपुट टैक्स है सीजीएसटी का, तो आपको उसे सेट अप करना होगा। ठीक उसी तरह एसजीएसटी एंड एजीएसटी में भी करना होगा। इन्हें करने के बावजूद भी अगर से मान के चलते कि आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल आता है और आपका आईजीएसटी एक्सेस क्रेडिट होता है, तो आप इस आईजीएसटी को एडजस्ट कर सकते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को पे करने के लिए। और मान के चलते कि आपका आईजीएसटी पेबल आ जाता है और सीजीएसटी एसजीएसटी आपके पास टैक्स बच जाता है, तो आप इस आईजीएसटी को पे करने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी का भी उपयोग कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप सीजीएसटी को पे करने के लिए एसजीएसटी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, एसजीएसटी को पे करने के लिए सीजीएसटी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम में दिखाई दे रहा है सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स 2950, देखिए ये डेटा कहाँ से आया, जीएसटी 1 से आया है, और जो हमारी लायबिलिटी एकदम करेक्ट लायबिलिटी है। और यहाँ पर सिस्टम क्या कर रहा है, जो हमारे पास एक्सेस आईटीसी है उस आईटीसी को सेट ऑफ कर रहा है आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए। तो जैसे कि हमें पे करना है सेंट्रल टैक्स का 2950 का, तो देखिए यहाँ पे सेट ऑफ कर रहा है आईटीसी के लेजर से 2950। ठीक उसी तरह हमें स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स पे करना है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स को भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आईटीसी के लेजर से सेट ऑफ कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स का जो सेट ऑफ हो रहा है एकदम करेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर आपकी जो भी इंटरेस्ट लायबिलिटी या फिर आरसीएम की लायबिलिटी होगी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। हमारे इस केस में नहीं है तो नहीं दिखाई देगी। मान के चलते कि हमारे पास एक्सेस आईटीसी नहीं है, हमें जीएसटी का टैक्स पे करना है या फिर जीएसटी की पेनाल्टी इंटरेस्ट को पे करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्रिएट चलान इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्रिएट चलान इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी एक्चुअल फिगर्स होगी यहाँ पे प्रीफिल्ड हो जाएंगे। बट हमारे केस में कुछ भी
अभी नहीं है तो यहाँ पे प्रीफिल्ड नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि मान के चलते कि हम जीएसटी 3B का लेट फाइल कर रहे हैं एक दिन, तो यहाँ पे 50 रुपए की CGST एंड SGST की लायबिलिटी यहाँ पे ऐड हो जाएगी फीस के कॉलम में। और इन सभी डिटेल्स को कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट चालान करना होगा और बैंक के द्वारा आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद फिर से GSTR के डैशबोर्ड पर आना होगा और GSTR 3B को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको इसे सबमिट करना होगा। तो चलिए, हमारे इस केस में नहीं है तो GSTR रिटर्न को हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, हम फिर से वही स्टेप पर आ चुके हैं। तो देखिए, इन सभी डिटेल्स को पूरी तरह से कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देखिए, जैसे ही इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपको जो सेट ऑफ की डिटेल्स है आप बाद में से एडिट नहीं कर पाओगे, तो जो भी आपको करना है पहले ही करना है। तो चलिए, इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे वार्निंग वही बता रहा है, अगर से आप एक बार सेट ऑफ करोगे तो आपको यहाँ पे फिर से एडिट नहीं कर पाओगे, इस प्रकार का यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा है। तो चलिए, हम इसे यस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑफसेट सक्सेसफुली हो चुका है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट। तो चलिए, इसे ओके कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी सभी डिटेल्स को कंफर्म करने के बाद यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रोसीड टू फाइल, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड टू फाइल इस ऑप्शन करने के बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इसे सेलेक्ट कर लेना होगा और जो भी आपकी ऑथराइज सिग्नेटरी उसे सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर GSTR 3B को वेरीफाई करने के लिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला EVC, दूसरा DSC से। मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, EVC का यूज करते हैं। तो चलिए, EVC का यूज कर लेते हैं। तो देखिए, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया गया है। तो चलिए, मैं इस OTP को एंटर कर लेता हूँ, इस रिटर्न को वेरीफाई कर लेता हूँ। देखिए, मैंने इस OTP को एंटर कर लिया हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है वेरीफाई, इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा। तो देखिए, वेरीफाई इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो हमारा GSTR 3B का रिटर्न है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है और यहाँ पर इसका मैसेज भी दिखाई दे रहा है टॉप में। तो चलिए, GSTR 3B की फाइलिंग की स्टेटस को देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से GST के रिटर्न्स के डैशबोर्ड पर जाना होगा और डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिडिल में एक ऑप्शन दिया हुआ है फाइल रिटर्न, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपका जो भी पीरियड है आपको इस पीरियड को सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि हमारे इस केस में Q1 है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारा जो पीरियड है मई मंथ का है तो हम इसे मई मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा और सर्च करने के बाद सिंपली नीचे की ओर ड्रैग कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर GSTR 3B की स्टेटस दिखाई दे रही है फाइल्ड और इसके साथ ही साथ GSTR 1 की भी स्टेटस दिखाई दे रही है जो हमने पहले इस रिटर्न को फाइल किया था। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि GSTR 3B को किस प्रकार से फाइल किया जाता है ऑनलाइन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।